हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्नों को पूछा जाता है और इस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्नों की आने की संभावना भी रहती है। रिलेवेंसी, सुसंगति और एडमिसिबिलिटी, ग्राह्यता के संबंध में जो प्रावधान दिए गए हैं एविडेंस में, इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्नों को पूछा जाता है और मेंस मुख्य परीक्षा में किस तरीके से प्रश्न के उत्तर को सुव्यवस्थित तरीके से लिखना है। तो फ्रेंड्स, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंतर्गत हम लोग मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। तो आज के टॉपिक में रेलिवेंसी और एडमिसिबिलिटी, सुसंगति और ग्राह्यता के संबंध में प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि एविडेंस एक्ट की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है जहां पर आपको एक ही स्थान पर सभी वीडियो देखने को मिल जाएंगे और इससे पहले जितने भी वीडियो हो चुके हैं वो सभी वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट के लिए आप लोगों को सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ के होम पेज पर जाना है और आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन प्लेलिस्ट का मिलेगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सभी प्लेलिस्ट आ जाएंगी, जैसे कि भारतीय दंड संहिता मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, उनके वीडियो मिल जाएंगे। एविडेंस के मिल जाएंगे, सीआरपीसी के मिल जाएंगे। जो लोग उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जितने भी वीडियो हैं वो आपको सब यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो लोग बिहार एपीओ मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको यहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसको फॉलो करके वो लोग आसानी से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्लेलिस्ट चाहिए, जैसे कि प्री एग्ज़ाम की या मेंस एग्ज़ाम की, तो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप प्लेलिस्ट को फॉलो करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम लोग सुसंगति और ग्राह्यता के संबंध में प्रश्नों के साथ साथ किस तरीके से उनके उत्तर को लिखना है सुव्यवस्थित तरीके से, उसको डिस्कस करेंगे। तो पहला जो प्रश्न इस टॉपिक से बनता है कि सुसंगति और ग्राह्यता पद जो हैं ना तो ये पर्यायवाची हैं और ना ही सहविस्तारी हैं और एक दूसरे से सम्मिलित भी नहीं हैं। इस चीज़ को आपको स्पष्ट करना है। दूसरा प्रश्न है कि क्या किसी तथ्य की सुसंगता या किसी तथ्य की ग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। सुसंगति और ग्राह्यता में बेसिक डिफरेंस क्या क्या हैं, क्या अंतर हो सकते हैं। तथ्यों की सुसंगता से आप क्या समझते हैं और क्या सुसंगत तथ्य जो हैं वो न्यायालय में ग्राह्य हैं, एडमिसिबल हैं, इस चीज़ को स्पष्ट करना है। तो तथ्यों की जो सुसंगता है, रिलेवेंसी, इसको एविडेंस में कहीं पे भी परिभाषित नहीं किया गया है। बताया गया है कि कौन से तथ्य हैं सुसंगत होते हैं। तो हम लोग तथ्यों की सुसंगता के संबंध में प्रावधान को देखते हैं कि सभी ऐसे तथ्य सुसंगत होते हैं जो कि विवादक तथ्य या फिर मुख्य विवादग्रस्त विषय के बारे में कोई भी युक्त उदाहरण प्रस्तुत करते हैं या करने में समर्थ होते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत तथ्य को परिभाषित न करके केवल सुसंगत को परिभाषित किया गया है, यानी सुसंगति को परिभाषित नहीं किया गया है, सुसंगत को परिभाषित किया गया है। धारा 3 में सामान्य तौर पर सुसंगति से अभिप्राय दो तथ्यों के बीच के संबंध से है और यह संबंध इस प्रकार का होना चाहिए कि एक का अस्तित्व या अनास्तित्व दूसरे पर आश्रित हो। साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में केवल ये बताया गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से कब सुसंगत होता है, ये बताया गया है। सुसंगत की परिभाषा नहीं दी गई है। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत तब होता है जब वे अन्य तथ्यों के साथ साक्ष्य अधिनियम में दिए गए तथ्यों की सुसंगता संबंधी नियमों के अंतर्गत किसी भी प्रकार से संबंधित हो तो वो तथ्य उससे सुसंगत होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 5 से लेकर के 55 तक में जो तथ्यों की सुसंगता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं उनका उल्लेख किया गया है। तो एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन 5 से लेकर 55 तक दिए गए हैं वो तथ्यों की सुसंगति के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि सुसंगत शब्द या सुसंगत तथ्य ऐसे दो तथ्यों के बारे में बताते हैं जो कि एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित हैं कि जो घटनाओं के सामान्य अनुक्रम में एक तथ्य अपने आप दूसरे तथ्य को उसके साथ मिलाकर के किसी तथ्य का होना या ना होना सिद्ध करता है या उसको साबित करता है, ये संभावित होता है। तो ऐसे तथ्यों को सुसंगत तथ्य कहा जाता है। तो सुसंगतता जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला है कि विधिक सुसंगता और दूसरा है तार्किक सुसंगता। विधिक सुसंगता से आप क्या समझते हैं और तार्किक सुसंगता से आप क्या समझते हैं, इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं।
पहले विधिक सुसंगतता को देखते हैं। अधिकांशतः देखा जाए तो जो तार्किक सुसंगतता है उसी पर विधिक सुसंगतता के तथ्य भी आधारित होते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो भी तर्क की दृष्टि से सुसंगत हों उन्हें भी विधि की दृष्टि से सुसंगत भी माना जाए। लेकिन इसके विपरीत यदि देखें तो एक जो कि तर्क विधिक रूप से सुसंगत होते हैं, वे तर्क के आधार पर कुछ अपवादों के सिवाय भी सुसंगत होते हैं। जैसे कि साक्ष्य अधिनियम की जो धारा 6 है, 6 से लेकर के 55 में जिन तथ्यों के बारे में बताया गया है वे सभी विधिक दृष्टि से सुसंगत तथ्य हैं। यानी कि जो धारा 5 से 55 तक में जो तथ्य दिए गए हैं वो विधिक दृष्टि से सुसंगत तथ्य हैं, लेकिन साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत केवल विधिक सुसंगतता को ग्राह्य माना गया है। चाहे तर्क की दृष्टि से एक तथ्य दूसरे तथ्य से कितना भी सुसंगत क्यों ना हो, जब तक कि धारा 6 से लेकर 55 तक में ये तथ्य सुसंगत ना हो या धारा 5 से 55 तक में सुसंगत ना हो, तब तक उस तथ्य को ग्राह्य नहीं किया जाएगा। तार्किक सुसंगतता का क्या अर्थ है? एक तथ्य को दूसरे तथ्य से सुसंगत उस दशा में माना जाता है जब दोनों का पारस्परिक संबंध इस प्रकार का हो कि एक तथ्य दूसरे तथ्य के अस्तित्व अर्थात होने का या उसका अनास्तित्व अर्थात ना होने का उसकी अधिसंभाव्यता को बता सके। अर्थात जब एक सामान्य प्रज्ञा यानी बुद्धिजीवी जो व्यक्ति है तथ्य का दूसरे तथ्य से संबंध अपने तर्कों की योग्यताओं के आधार पर बताता है या उसको सिद्ध करने का प्रयास करता है, तो ये कहा जाता है कि वो तार्किक शब्दों को प्रस्तुत कर रहा है। तो ऐसे तथ्यों को तार्किक सुसंगतता कहा जाता है। ग्राह्यता से क्या तात्पर्य है? एडमिसिबिलिटी का जो तात्पर्य है वो स्वीकार करने से है, यानी किसी तथ्य को स्वीकार करना उसको ग्राह्य तथ्य कहा जाता है। कोई ऐसा तथ्य जो कि किसी न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है तो ये साक्ष्य या तथ्य की ग्राह्यता कहलाती है। यानी ऐसा कोई भी तथ्य जो कि न्यायालय के द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है उस तथ्य को जो है ग्राह्य तथ्य कहा जाता है। सामान्य तौर पर न्यायालय केवल उन तथ्यों को जो सुसंगत हैं स्वीकार करते हैं या ग्राह्य करते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि न्यायालय सभी सुसंगत तथ्यों को ग्राह्य करें। ये आवश्यक नहीं है कि जो न्यायालय हैं वो सभी जो तथ्य सुसंगत हों उनको ग्राह्य करें। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि धारा 5 से लेकर 55 में जो तथ्य दिए गए हैं सुसंगत तथ्य हैं वो ही ग्राह्य किए जाएंगे। न्यायालय केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 55 तक में बताए गए या विधिक रूप से सुसंगत जो यानी कि विधिक रूप में सुसंगत घोषित किए गए हैं उनको ग्राह्य करने के लिए या स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं। अन्य को जिसका प्रावधान विधि में नहीं दिया गया है उनको ग्राह्य करने के लिए बाध्य नहीं है। अतः ग्राह्यता का तात्पर्य विधि की सुसंगतता से है, अर्थात साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 से 55 तक के तथ्यों से लिया जा सकता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 136 जो है वो साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करने की न्यायाधीश की जो शक्ति है उसके बारे में प्रावधान को बताती है। धारा 136 में जो पद दिया गया है ग्राह्यता और सुसंगतता पृथक पृथक और सुभिन्न के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ग्राह्यता अलग है सुसंगतता अलग है, इन दोनों का पृथक पृथक शब्द जो है प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जरूरी नहीं है कि जो तथ्य सुसंगत हों वो ग्राह्य हों। कभी कभी ऐसा होता है कि जो तथ्य सुसंगत नहीं होते हैं परंतु वो विधि की दृष्टि में ग्राह्य किए जाते हैं। तो इसलिए सुसंगत और ग्राह्यता आपस में सम्मिश्रण नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राह्यता और सुसंगतता के आपस में सहवर्ती हैं या सम्मिश्रण हैं या दोनों भिन्न हैं। तो ये दोनों भिन्न हैं। अतः कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि तथ्य का तर्क जो है इसके अनुसार सुसंगत होना उसकी ग्राह्यता को सुनिश्चित नहीं करता है। कोई भी साक्ष्य तभी ग्राह्य होगा जब वे विधिक रूप से सुसंगत हो। अतः ग्राह्यता का अर्थ जो है साक्ष्य को स्वीकार करने की योग्यता से लगाना चाहिए। सुसंगति और ग्राह्यता में जो बेसिक डिफरेंस हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। सुसंगति और ग्राह्यता एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा प्री एग्जाम में पूछा जाता है कि सुसंगति और ग्राह्यता क्या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं या सहवर्ती हैं या समवर्ती हैं, इस तरीके के आपको आंसर्स मिलेंगे। तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, ये दोनों डिफरेंट हैं, भिन्न हैं। सामान्यतः पर्यायवाची शब्द उन शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है जहाँ जिनका एक ही अर्थ हो, परंतु यहाँ पर सुसंगता और ग्राह्यता का अर्थ जो है भिन्न है। न्यायालय इस बात को या हमारे अधिनियम इस बात का कोई भी समर्थन प्रदान नहीं करते हैं कि यदि तथ्य सुसंगत हैं तो वे ग्राह्य भी होंगे। सामान्य तौर पर सभी ग्राह्य तथ्य जो हैं या साक्ष्य हैं सुसंगत होते हैं, परंतु सभी सुसंगत जो तथ्य हैं वो ग्राह्य नहीं होते हैं। वास्तव में सुसंगतता जो है वो ग्राह्यता की पूर्ववर्ती शर्त है और सुसंगति का क्षेत्र जो है वो ग्राह्यता से अधिक व्यापक है। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है सुसंगति और ग्राह्यता की, इससे आप अंतर को आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण स्वरूप हम लोग देख लेते हैं कि एक कानूनी सलाहकार है, लीगल एडवाइजर्स है,
को दी गई सूचना जो कि विवादक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों से संबंधित हो सकती है, लेकिन न्यायालय इसे अस्वीकृत कर देते हैं। क्योंकि अस्वीकृत कर देते हैं, जैसा कि धारा 126 जो है एविडेंस एक्ट का, उसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस के बारे में बताया गया है। यदि इनकी संसूचनाओं को न्यायालय स्वीकृत करने लग जाएं तो कोई भी क्लाइंट जो है अपने वकील को तथ्य जो हैं उनको बताने से डरेगा, इसलिए उनको यहाँ पर विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो ये तथ्य जो सुसंगत होते हुए भी न्यायालय इनको ग्राह्य नहीं करता है, क्योंकि धारा 126 में जो है यदि कोई भी व्यक्ति किसी को अपना अधिवक्ता नियुक्त करता है और वो जो भी उसके द्वारा अपराध किए गए हैं उसका संरक्षण चाहता है, तो उनकी जो बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर उनको विशेषाधिकार मिला हुआ है। भले ही वो तथ्य सुसंगत क्यों ना हो, लेकिन वो न्यायालय में ग्राह्य नहीं किए जाएंगे क्योंकि उनको विशेषाधिकार दिया गया है। तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो तथ्य सुसंगत हैं परंतु वो ग्राह्य नहीं होते हैं, तो सुसंगत और ग्राह्यता जो है आपस में समविस्तीर्ण नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, भिन्न हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। इसी प्रकार जो धारा 122 है एविडेंस की, पति पत्नी की जो आपस में संसूचनाएं हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति है वो किसी का मर्डर करके आया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैंने फला व्यक्ति का मर्डर किया है, तो उसकी जो ये संसूचना है वो तथ्य भले ही सुसंगत क्यों ना हो परंतु ये न्यायालय में ग्राह्य नहीं किए जाएंगे, क्योंकि पति पत्नी के संबंध में धारा 122 जो है विशेषाधिकार प्रदान करती है। तो ये जो उदाहरण दूसरा हम लोगों ने देखा, तो यहाँ से हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि सुसंगति और ग्राह्यता दोनों भिन्न हैं। इसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस ला है राम बिहारी यादव बनाम बिहार राज्य, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1998 सुप्रीम कोर्ट का मामला है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रतिपादित किया कि तथ्यों की सुसंगति व ग्राह्यता दोनों अलग अलग विधि भाव रखते हैं। अक्सर ये होता है कि एक तथ्य सुसंगत होते हुए भी ग्राह्य नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति और उसकी पत्नी या किसी भी अधिवक्ता और उसके मुवक्किल के बीच की संसूचनाएं बहुत ही सुसंगत और प्रमाण मूल्य की होती हैं, परंतु वे साक्ष्य अधिनियम के अधीन लोक नीति के आधार पर अग्राह्य घोषित की गई हैं। यानी कि ये यदि इनको न्यायालय ग्राह्य करने लगेंगे तो ये लोक नीति के विरुद्ध हो जाएंगी। तो लोक नीति के आधार पर इन सुसंगत तथ्यों को न्यायालय में अग्राह्य घोषित किया गया है। इस केस लॉ में इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सुसंगति और ग्राह्यता दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, दोनों भिन्न हैं। सुसंगत ना होने पर भी ग्राह्य, यानी कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो सुसंगत ना होते हुए भी ग्राह्य किए जाते हैं। तो वो तथ्य कौन से होते हैं? ये आवश्यक नहीं है कि न्यायालय जिन तथ्यों को ग्राह्य करें वे सभी तथ्य सुसंगत हों, अर्थात धारा 6 से लेकर 55 तक में उन्हें समाहित किया गया हो। इसके अतिरिक्त कोर्ट उन तथ्यों को भी ग्राह्य कर सकती है जो मामले में असंगत हैं, लेकिन ऐसे ग्राह्य असंगत तथ्यों को प्राथमिक तथ्य कहा जाता है और इनकी साबित करने इसलिए आवश्यक होता है कि कोई भी अन्य सुसंगत तथ्य है ग्राह्य हो सके, जैसे कि अभियुक्त ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को स्वीकार कर लिया है। और न्यायालय इस बात को तब तक ग्राह्य नहीं करेगा जब तक कि ये साबित ना किया जाए कि आरोपों को स्वेच्छा से स्वीकार किया गया है या किसी जोर दबाव से स्वीकार किया गया है। जब तक कि वॉलंटरी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है तब तक जो है न्यायालय उनको एडमिसिबल नहीं करेगा आरोपों को। तो सभी तथ्य जो साक्ष्य रूप में ग्राह्य हैं उनको सुसंगत होना जरूरी नहीं है। उदाहरण स्वरूप प्रति परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में जो वकील प्रश्न पूछते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि वो तथ्य जो पूछे जा रहे हैं वो सुसंगत हों, परंतु न्यायालय उन्हें एडमिसिबल ग्राह्य करता है, उनको ग्राह्य मानता है। जैसे कि ए ने बी से पूछा कि इससे पहले तुम कितनी बार जेल जा चुके हो। इस प्रकार बी की जो विश्वसनीयता है उस पर उसने दोषारोपण किया। यद्यपि कि ये तथ्य मामले में सुसंगत नहीं है, परंतु फिर भी न्यायालय उसे स्वीकार करता है क्योंकि वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। अतः इन उदाहरणों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि असंगत तथ्य भी न्यायालय के द्वारा ग्राह्य हो सकते हैं, परंतु केवल वही असंगत तथ्य ग्राह्य हो सकते हैं जो कि इसलिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं कि जिनके आधार पर मामले से जुड़ा कोई भी अन्य तथ्य जो है, दूसरा तथ्य, वो सुसंगत अतः ग्राह्य हो सके। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है सुसंगति और ग्राह्यता, इस पे जितने भी प्रश्न हमने देखे, ये मुख्य परीक्षा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको कई बार मेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये टॉपिक जो ऐसा है बहुत ही कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए इसकी जो मेंस में आने की और प्री में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है।
तो फ्रेंड्स, इसके संबंध में जो केस ला दिया राम बिहारी बिहार राज्य का मामला, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस मामले में सुसंगति और ग्राह्यता को भिन्न बताया गया है, पर्यायवाची नहीं कहा गया है, और ये जो सुसंगति और ग्राह्यता के आधार पर एविडेंस जो है डिफेंड करता है। तो इसलिए जो ये टॉपिक है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज का टॉपिक है सुसंगति और ग्राह्यता, ये मेंस और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग रेस चेस्टे के सिद्धांत को समझेंगे धारा 6 के अंतर्गत, या एक ही समव्यवहार के तथ्य होने वाले जो होते हैं तथ्यों की सुसंगति के बारे में देखेंगे। तो जो रेस चेस्टे का सिद्धांत है धारा 6, 7 में भी दिया गया है, सिर्फ 6 में जो दिया गया है वो उसका एक उदाहरण के तौर पर दिया गया है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक में हम लोगों ने सुसंगति और ग्राह्यता के बारे में देखा। इससे पहले जो वीडियो एविडेंस के जैसे कि एडमिशन, कन्फेशन, डाइंग डिक्लेरेशन और प्रेजम्पशन और जो इम्पोर्टेंट काफ़ी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट मैंने जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप लोग जब हमारे चैनल सिविल स्टडी ऑफ लॉ के होम पेज पर जाएंगे और थर्ड ऑप्शन जो प्लेलिस्ट का है इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह की जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपके सामने सभी वीडियो आ जाएंगे, जिनको आप 1 बाय 1 फॉलो करके देख सकते हैं। आपको एविडेंस के वीडियो ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से आईपीसी के वीडियो आपको एक स्थान पर मिल जाएंगे। यदि आप उत्तराखंड एपीयू की तैयारी कर रहे हैं प्री एग्जाम की, तो उसके भी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बिहार एपीयू मेंस एग्जाम की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसकी सभी वीडियो आपको एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। सभी की प्लेलिस्ट मेंस की अलग बनी हुई है और प्री की अलग बनी हुई है, सेपरेट प्लेलिस्ट हैं, आप 1 बाय 1 फॉलो करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में इतना ही। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरीके के यदि वीडियो पाना चाहते हैं और चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर अवश्य क्लिक कर लें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो की सूचना जो है समय से मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।